साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, एक गांव की जहां रिश्ते खून से तो जुड़े थे पर उनकी पहचान दौलत से होती थी। इसी गांव में रहती थी सुहानी, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों में सपने तो थे पर किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी थी। साथ संगत, उसका पति साथ संगत राम दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता था। साथ संगत, और सुहानी खुद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चलाती थी। उसी गांव में साथ संगत सुहानी की एक छोटी बहन भी थी, साथ संगत सुजाता। उसका पति साथ संगत एक शहर का बड़ा व्यापारी था साथ संगत, और वो खुद एक रानी की तरह आलीशान हवेली और वो खुद एक साथ संगत जी और वो खुद एक रानी की तरह आलीशान हवेली में रहती थी। पर दौलत ने उसे अमीर तो बना दिया था लेकिन दिल से उतना ही गरीब कर दिया था। एक दिन सुहानी सुबह सुबह काम पर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे सुजाता मिलती है। साथ संगत, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? वो काम पर जा रही थी सुजाता। हाँ, वो तो आपके हाथों को देखकर ही पता चल रहा है। देखिए तो बर्तन धोते धोते कैसे घिस गए हैं आपके हाथ। खैर, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मैंने मोहन भैया के लिए सोने की राखी बनवाई है। पूरे 2 तोले की है, और आप क्या दे रही है भैया को? साथ संगत जी, सुहानी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तभी सुजाता बोल पड़ी, अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आप भला क्या ही दोगी? आपको तो दूसरे के घरों जूठे बर्तन मांजने से फुर्सत मिले तब ना कुछ सोचेगी। सुजाता, हम गरीब जरूर हैं पर मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ, खुश तो दिख ही रही हो साथ संगत जी, पर मुझे आदत नहीं कि तुम जैसी गरीबों से ज़्यादा बातें करूं। साथ संगत, वो भी मैं और रमेश तो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब लोग हमारे घर आते भी नहीं हैं। सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो कुछ नहीं बोलती। साथ संगत चुपचाप अपने कामों पर चली जाती। अगले दिन साथ संगत सुहानी सुबह उठकर अपने भाई के लिए कागज की एक सुंदर सी मोती लगाकर बड़ी प्यार से राखी बनाती है साथ संगत, और अपने भाई मोहन को राखी बांधने के लिए चली जाती है। उधर दरवाजे पर पहले से ही खड़ी मोहन की पत्नी साथ संगत मीना सुजाता का इंतजार करती है। आओ आओ सुजाता, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर शहमी हुई सुहानी आती है साथ संगत। उसके हाथ में एक छोटी सी थाली है जिसमें कागज की राखी है साथ संगत। उसे देखते ही मीना का मुंह बन जाता है साथ संगत जी, तू भी आ गई, और ये क्या ले आई है हाथ में? अरे ये कोई राखी होती है क्या? कागज का टुकड़ा। इससे अच्छा तू नहीं आती तो हमारी इज्जत बच जाती। अरे भाभी, आप भी क्या उम्मीद कर रही है इनसे? इनके पति और ये खुद दोनों दूसरे के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं साथ संगत। ये सोने चांदी की राखी कहाँ से लाएगी? उनके नसीब में सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है। मीना और सुजाता दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगती है। सुहानी का चेहरा अपमान से लाल हो जाता है। उसकी आंखें झलक पड़ती है पर वो होंठ भी साथ संगत चुप रहती है। तभी मोहन अंदर से आता है और साथ संगत जी सुहानी की थाली में कागज की राखी को देखकर कहता है, ये क्या बचपना है? ये कूड़ा क्यों ले आई?
भैया, मैंने इसे अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, इसमें मेरा प्यार है। सासंगत जी, भाई कहता है रख अपना प्यार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू का प्यार। चल अब आई है तो राखी बांध कर निकल यहाँ से। सुहानी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, फिर भी वो चुपचाप राखी बांधकर वहाँ से निकल पड़ती है। उसकी आंखें नम है सासंगत, पर चेहरे पर एक गहरी खामोशी है। तभी रास्ते में एक पुराना कुआं आता है। वहाँ एक बूढ़े साधु बाबा एक भारी मटका उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर मटका हिलता तक नहीं। सासंगत जी, बाबा लाइए, मैं ये मटका आपके घर तक पहुँचा देती हूँ। नहीं बेटी, तू क्यों तकलीफ उठाएगी, मैं खुद ही ले जाऊँगा। बाबा, अब आपकी उम्र हो गई है, ये मटका आपसे नहीं जा पाएगा, भारी है। ठीक है बेटी, तू इतना कह ही रही है तो ले चल मेरा मटका। फिर सुहानी मटके को लेकर साधु बाबा के घर तक पहुंचा देती है। यही मेरा घर है बेटी, यहीं पर तुम मटका रख दे। सासंगत, बेटी मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तेरे चेहरे पर उदासी नजर आ रही है, पर तू चिंता मत कर बेटी, तुम्हारे जो भी कष्ट होंगे सब दूर हो जाएंगे। तुमने आज एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की है, भगवान ऊपर बैठकर सब देखता है बेटी। ठीक है बाबा, फिर मैं चलती हूँ। रुको बेटी, तुम बहुत नेक दिल की लगती हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सासंगत जी, इसमें से तुम कोई एक घड़ा ले लो। मैं घड़ा लेकर क्या करूँगी बाबा, मेरे घर में घड़ा पहले से ही पड़े हुए हैं। बेटी, इस घड़े को तुम ऐसा वैसा घड़ा मत समझो, ये मामूली घड़ा नहीं है, ये घड़ा कर्मों का फल बताता है। इसमें से तुम जो घड़ा लोगी वो घड़ा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इसमें भर जाएगा। अगर तुम अच्छा कर्म ही की होगी तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। फिर सुहानी उसमें से एक घड़ा उठाती है और अपने घर लेकर आ जाती है सासंगत, और सारी बात अपने पति राम को बताती है, कर्मों का फल, और वो भी मटके में। अरे पगली, आजकल कोई मुफ्त में पानी नहीं पिलाता, वो तुझे मटका दे दिया। बात सही है तुम्हारी। बाबा की आंखों में सच्चाई सी दिखी, कह रहे थे इसमें जो होगा वो मेरे अच्छे कर्मों का फल होगा। चल खोल के देख ही लेते हैं, कम से कम पता तो चले कि बाबा की आंखों में सच्चाई थी या चालाकी। सासंगत, सुहानी और राम मिलकर मटके को धीरे से खोलते हैं सासंगत। जैसे ही कपड़ा हटता है, मटके के अंदर से सोने के सिक्के की चमक पूरे कमरे को रोशन कर देती है। दोनों स्तंभ रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो सोना है, असली सोने के सिक्के। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी की मदद करने से मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। शाम का समय दोनों बाहर में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। सासंगत, राम, ये सिक्के अगर हम यूं ही रख देंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनसे कुछ सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी भला करने वाला काम करें तो ये हमेशा के लिए सहारा बन सकते हैं। तो तू क्या करना चाहती है? मैं सोच रही हूँ एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदूं और उसका दूध गांव में बेचूं। शुद्ध दूध, बिना मिलावट के, सबको अच्छा भी लगेगा और हमारा जीवन भी सुधरेगा। सासंगत, तेरा सोच तो मेरी सोच से बहुत ऊंचा है सुहानी। तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन सुबह सुहानी घर से जल्दी निकलती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, पर कदम अब भी उतने ही सासंगत जी साधे और शांत थे। उसने सोने के कुछ सिक्के एक कपड़े में बांध लिए और बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में बहुत चहल पहल थी। वो सीधे उस जानवरों वाले ठेले के पास गई जहां 80 नस्ल की गाय बंधी थी। सासंगत,
गायों के पास कुछ लोग भाव-ताव कर रहे थे। बहन जी, ये गाय दूध की बहुत अच्छी नस्ल की है। दिन में 2 बार अच्छा दूध देती है, लेकिन ये सस्ती नहीं। सासंगत जी, संभाल पाएगी गाय? संभालना मुझे आता है, और कीमत की चिंता मत कीजिए, मैं पूरा हिसाब दे दूंगी। सुहानी को सोने के सिक्के से गाय खरीद कर घर आ जाती है। अगली सुबह वो अपने गाय का दूध निकालकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ी। सासंगत, उसके हाथ में एक दूध की भारी बाल्टी थी और होठों पर एक नई उम्मीद थी। सासंगत, सुहानी की आवाज़ गांव की गलियों में गूंजने लगी। दूध ले लो भैया, दूध आपके गांव में आ गया। ताज़ा गाढ़ा दूध, दूध ले लो। सासंगत लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। अरे बिटिया, लगता है आज से तुम दूध बेचने लगी हो। हाँ काका, अब मैं दूध का व्यापार कर रही हूँ। कैसे लीटर दूध दे रही हो? सुहानी, बिटिया 40 रुपए लीटर दे रही हूँ। फिर सासंगत, मुझे भी 1 लीटर दे दो बेटी। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी सुहानी के पास आने लगे। उसकी दूध ना सिर्फ गाढ़ी और मीठी थी, बल्कि कीमत भी बहुत वाजिब थी। सासंगत जी, गांव वालों को उसका दूध बहुत पसंद आने लगा। अगले दिन, अरे सुहानी बिटिया, तुम्हारे दूध तो बच्चों लोग अब मांग मांग कर पीने लगे हैं। बिटिया, तुम्हारे भाई मोहन भी दूध बेचता है, पर उसके दूध बच्चे लोग पीना नहीं पसंद करते, और उसके दूध में तो ज़्यादा पानी मात्रा रहता है, और कीमत 60 रुपए रखा है। सासंगत, हाँ सुहानी सही कह रही है। ये काका, अब हम लोग तुम्हारे पास से ही दूध खरीदेंगे। तुम्हारे दूध भी बहुत गाढ़ी और मीठी होती है, और कीमत भी कम है। अब सुहानी का नाम पूरे गांव में फैलने लगा था। कम दाम में गाढ़ा, मीठा और शुद्ध दूध। गांव वाले सुहानी की तारीफ करते नहीं थकते। ये खबर जब उसकी बड़ी बहन सुजाता के कानों तक पहुंची, तो सासंगत वो हैरान रह गई। वो सोचने लगी, अरे कल तक तो उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, और आज दूध का व्यापार ये कैसे हो गया? जरूर भैया मोहन ने कुछ मदद की होगी। आज मैं ही भैया के घर जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ। सीधा भाई मोहन के घर जा रही हूँ। सासंगत जी, भैया सच सच बताओ, कहीं तुमने सुहानी की मदद तो नहीं की? नहीं सुजाता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से तो मेरा व्यापार चौपट हो गया है। सासंगत, लोग अब मुझसे दूध लेना पसंद नहीं करते। कहते हैं मैं पानी मिलाता हूँ, और सुहानी तो शुद्ध गाढ़ा और मीठा दूध देती है। सासंगत, सुजाता का माथा ठनक गया। सासंगत, अरे ये तो बड़ी बात हो गई। कल तक तो उसके पास राखी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और आज व्यापार अचानक ये सब कैसे हो गया? सोचती हुई वो बाहर निकली, और तभी रास्ते में वही साधु बाबा मिले। सासंगत, बेटी जरा ये घड़ा मेरे घर तक पहुंचा दो। बुढ़ापे में अब वजन नहीं उठता। मैं आपकी नौकर हूँ क्या? खुद संभालिए अपना घड़ा। बेटी, तुम दिखने में एक और लड़की जैसी हो। वो कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं? नाम था सुहानी। हाँ बाबा, वो मेरी बहन है, पर उसे अचानक ऐसा क्या मिल गया कि वो अमीर हो गई? फिर वो साधु बाबा ने सुजाता को सारी कहानी बता दी। सुजाता लालच में आ गई और बाबा से बोली, बाबा लाइए आपका घड़ा, मैं आपके घर तक पहुंचा देती हूँ, पर मुझे भी वो घड़ा दीजिएगा। फिर सुजाता ने घड़ा को उठाकर बूढ़े बाबा घर तक पहुंचा दी, और बूढ़े बाबा उसके सामने ढेर सारे घड़े लेकर रख दिए, और उसमें एक घड़ा लेने को कह दिए। फिर सासंगत जी, सुहानी ने सारे घड़ों में से जो सुंदर घड़ा दिख रहा था वो उठा ली, और खुशी खुशी वो अपने घर आ गई। अरे वाह, मेरे घड़े में भी अच्छा ही निकलेगा।
क्योंकि मैं तो अच्छे कर्म ही किए। जैसे ही घड़ा खोला उसके होश उड़ गए सात संगत, क्योंकि घड़े में कंकड़ पत्थर से भरा हुआ था। गुस्से में उसने घड़ा जोर से पटक दिया। घड़ा फूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए सात संगत। अब गांव में सुषमा का नाम दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा था। उसका दूध शुद्ध, मीठा, गाढ़ा और सस्ता। हर कोई उसके ही द्वार पर आता। लोग कहते, सुहानी बेटी का दूध तो जैसे अमृत है सात संगत, इतना सस्ता और इतना अच्छा। पर यही बात सुजाता को चुभ रही थी सात संगत। वो बैठे बैठे सोचने लगी, आज वो मुझसे आगे निकल गई। सब लोग उसी की तारीफ करते हैं, उसे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन जलन में बदलने लगा सात संगत। वो अब ठान चुकी थी, दीदी को ऊपर नहीं बढ़ने दूंगी। और एक दिन वो सीधा अपने भाई मोहन के घर पहुंची। उसने धीमे लेकिन सात संगत झर भरे स्वर में कहा, भैया, सुहानी की वजह से आपका व्यापार ठप हो गया है। क्यों ना अब हम दोनों मिलकर उसका दूध का धंधा ही बंद कर दें। सुजाता धीरे से झुककर उसके कान में फुसफुसाई। सात संगत मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है बहन, जैसा तू कहेगी वैसा ही करूँगा। जब पूरा गांव सो चुका था तब सुजाता और मोहन सुहानी के घर के पास पहुँचे। सात संगत जी, सुहानी की गाय बाहर बंधी थी, बिल्कुल शांत। सुजाता बोली, भैया तुम दूध निकालो, मैं चारों ओर नजर रखती हूँ। भैया। सात संगत जल्दी जल्दी बाल्टी भरने लगे, गाय बेचने लगी। सात संगत कुछ न सकी। सात संगत दूध लेकर दोनों अपने घर लौट गए। जैसे ही उजाला हुआ, मोहन एकदम आत्मविश्वास से भरा दूध लेकर गांव पहुंचा। चेहरे पर मुस्कान, आवाज में नया उत्साह। सात संगत जी, दूध ले लो भैया, शुद्ध दूध, अब मैं पानी नहीं मिलाता, एक बार छल करके देख लो। सात संगत जी, ऐसा कहकर घर घर दूध सबको पूछता सात संगत, पर उसका दूध कोई नहीं लेता। बहुत देर तक गांव वाले सुहानी का दूध का इंतजार कर रहे थे और मोहन इधर उधर दूध लेकर घूम रहा था। गांव वाले थक हार कर फिर मोहन से दूध खरीदे। इधर सात संगत जी सुहानी अपने गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रही थी, पर एक भी बूंद दूध नहीं निकला। सात संगत वो बहुत परेशान हो गई, पता नहीं क्या हो गया। खाना भी तो अच्छा ही खाई थी, फिर आज दूध क्यों नहीं दे रही है। गांव वालों मेरे दूध का इंतजार कर रहे होंगे और सात संगत पवन काका तो दूध पीकर ही दवा खाना होता है। हे भगवान, मैं क्या करूं, रात हो जाती है। फिर वो लोग दोनों वैसे ही सुहानी के गाय के पास आते और दूध निकाल कर चले जाते। अब मोहन का दूध भी गांव वालों को पसंद आने लगा था, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिला रहा था। इधर सुहानी फिर बाल्टी लिए परेशान हो रही थी। गांव में अब सुहानी के बारे में बातें होने लगी थी। सुहानी अब दूध बेचने नहीं आ रही, कहीं उसकी गाय बीमार तो नहीं हो गई। सात संगत फिर दूध ही बंद हो गया। उधर सुषमा घर के आंगन में बैठी अपनी गाय के सामने सोच में डूब गई थी। सात संगत, ये कैसे हो सकता है, हर रोज मेरी गाय पूरा दूध देती, अब अचानक एक बूंद भी नहीं। वो हर दिन कोशिश करती, लेकिन बाल्टी हमेशा खाली ही रहती। वो गाय के थान को गौर से देखी, फिर वो सोच में डूब गई। हर दिन मैं शाम को देखती हूँ कि गाय की थन दूध से भारी रहता है और सुबह होते ही उसकी थन सूखी सखी नजर आती है। सात संगत, कहीं मेरी गाय का दूध किसी चोरी तो नहीं कर रहा है, मुझे कुछ उपाय करना ही होगा। उस रात सात संगत जी, सुहानी ने एक बहुत ही सादा पर होशियार तरीका अपनाया। उसने गाय के थन पर हल्की सी नीली स्याही लगा दी,
ताकि अगर कोई दूध निकालेगा तो स्याही उसके हाथों में रंग छोड़ देगी। फिर उसने गाय के सामने का हिस्सा गीली मिट्टी से ढक दिया ताकि अगर कोई आए तो पैरों के निशान वहां छप जाए, और खुद अपने आंगन के पेड़ के नीचे छिप गई सासू। तब मोहन और सुजाता गए और अपने बने कामों में लग गए। सासंगत मोहन के हाथ में नीली स्याही लग गई, पर उसे पता नहीं चला और दूध निकालता रहा। ये सब पेड़ के पीछे छुपकर सुहानी देख रही थी। नहीं, अभी नहीं, सुबह के सामने पकड़ूंगी ताकि सब सच्चाई जाने। अगली सुबह होते ही सुहानी सबसे पहले गांव के मुखिया के पास जा पहुंची और सारी बात बताई। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा दूध चोरी हो रहा है और अब मुझे पता चल गया है कि कौन कर रहा है। क्या दूध चोरी? अरे बेटी, ऐसा कौन नीच काम करेगा? और तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद चाल चली, गाय के थनों पर हल्की नीली स्याही लगाई और आंगन में मिट्टी बिछा दी, जिससे जो भी आए उसके पैर के निशान छप जाए। सासंगत जी, सुहानी की दूध चोरी होने की बात सुनकर गांव वाले इकट्ठे होने लगे। वहां मोहन और सुजाता भी आए। ठीक है सुहानी, अब सब गांव वाले सामने हैं, तू बता, तुझे किस पर शक है? सुहानी ने भीड़ की तरफ देखी और बोली, भैया, मोहन और सुजाता। पर मोहन और सुजाता दोनों चौंक गए, फौरन बोल उठे, क्या बकवास है यह? मैं क्यों चुराऊं तेरा दूध, और फिर मैं खुद दूध बेचता हूँ। सासंगत जी, सुहानी, तुम तो पागल हो गई हो, अपने ही बहन पर इल्जाम लगाती हो, शर्म नहीं आती? तभी मुखिया की नज़र मोहन के नीले हाथों पर पड़ी। तुम्हारे हाथ नीला कैसे हो गया? लगता है तुम सुजाता के गाय के साथ होली खेल कर आए हो। सासंगत जी, तभी सुजाता के गाय के थनों में भी नीला रंग लगा हुआ है। सासंगत, अब मोहन सब कुछ समझ गया, अब मैं पकड़ा गया हूँ। फिर वो बोला, सासंगत, माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, ये सब मैं लालच में आकर किया। सुहानी की वजह से मेरा दूध गांव वालों को पसंद नहीं आ रहा था और सभी कोई सुहानी से ही दूध खरीद रहे थे। पर मुखिया जी, मुझे ये आइडिया सुजाता ने ही दिया था, मुझे भी माफ़ कर दीजिए मुखिया जी। सासंगत जी, मैं ही ये सब मोहन भैया से करवाया था, क्योंकि मैं सुहानी को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी। सासंगत जी, सुहानी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाई बहन का रिश्ता खून का रिश्ता होता है और वो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मगर यहाँ आप लोग तो मेरी रोजी रोटी से जलने लगे थे। सासंगत, मुखिया जी, आपको जो सज़ा देना है आप इन लोगों को दे सकते हैं, मैं इन लोगों को माफ़ नहीं करूँ। तुम लोगों की ये सज़ा है कि 3 महीने तक तुम दोनों सुहानी की गाय का देखभाल करोगी। जैसे गाय का खाना देना, नहलाना, दूध निकाल कर गांव में बेचना, ये सब तुम लोगों को करना पड़ेगा और तुम दोनों को सुहानी का नुकसान का भरपाई करना होगा। जी मुखिया जी, हम लोग ज़रूर करेंगे। सासंगत, फिर उसी दिन से वो लोग सुहानी की गाय की देखभाल करने लगते हैं और दूध निकाल कर गाँव में बेचकर सुहानी को पैसा लाकर देते थे। और सुहानी जब अपनों की ही नीयत बिगड़ जाए तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। सासंगत, विश्वास की नींव हिल जाए तो कुछ भी नहीं बचता है। सासंगत जी, आप जी को ये कहानी पसंद आई हो सासंगत, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी।